विकास सूचकांक क्या होता है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में ये सब पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, अर्थव्यवस्था ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ और एक व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है, मुद्रा मतलब पैसा, और व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली, मतलब सही तरीका, प्रॉपर वे। क्या होता है, सही तरीका, प्रॉपर वे। तो अर्थव्यवस्था का मतलब यह निकल कर आया, किसी देश में, किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी। देखिए, किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन, यह जो होता है यही कहलाता है अर्थव्यवस्था। अब एक और चीज समझिए, संसार में मनुष्य होते हैं, ये मनुष्य क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दो एक्टिविटी करते हैं। एक करते हैं आर्थिक क्रिया, मतलब इसको बोला जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और एक और क्रिया करते हैं ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी करके वो क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर वो कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं, मतलब समाज सेवा का काम करते हैं। तो समझ में आया आपको, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, गैर आर्थिक क्रिया। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी। देखिए यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि अर्थ मतलब मुद्रा, जहां पर मुद्रा की बात आएगी वो आएगा अर्थव्यवस्था के अंदर। और दोस्तों मुद्रा का संबंध कहां पर है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। अब ये एक्टिविटी कौन सी होती है, यही हम सब डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, देखिए मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, पहली चीज तो। और क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करना मतलब उत्पादन करना। और क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इन सब चीजों से करके वो क्या कर रहा है, पैसों को प्राप्त कर रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और क्या कर रहा है, वो एक्सचेंज कर रहा है, मतलब विनिमय, एक्सचेंज का मतलब होता है, ठीक है, कोई वस्तु के बदले में वस्तु का वो एक्सचेंज कर रहा है और उससे क्या कर रहा है, धन अर्जित कर रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इन सब इकोनॉमिकल एक्टिविटी करके वो क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हम डिस्कस करते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। क्लियर दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि मुद्रा का सही तरीके से चलन होना किसी देश में, उस देश की वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। चलिए, टाइप ऑफ इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझना हमको जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूंगा डायरेक्टली कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं बाद में अगर बोलूंगा कि चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो आपको समझ में आएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अगर किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था का एक मकसद होता है सिर्फ पैसा कमाना। देखिए, इसके नाम में स्पष्ट है कैपिटल, मतलब पैसों की बात हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी का पैसा कमाना, ठीक है। समाज को महत्व नहीं दिया जाता है इस इकोनॉमी के अंदर। एक और पॉइंट ध्यान से सुनिए, जब अर्थव्यवस्था रिच पर्सन के अंडर होती है, रिच पर्सन के अंडर होती है, उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है उस पर कंट्रोल किसका होता है, वो होता है निजी उद्योगपति, मतलब प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है ऐसी अर्थव्यवस्था पर। और ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पर पाई जाती है, देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अमेरिका। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उनका एम क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है।
समाज को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है यहां पर। ऐसी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज जरूर होंगे। तो एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि प्रॉपर लीडरशिप होती है ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर, प्रॉपर लीडरशिप होती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होता है? भेदभाव होता है। समाज के हर तत्वे को लेकर नहीं चला जाता है इसके अंदर, इसलिए इसमें भेदभाव देखा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो आपको समझ में आया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसका एम होता है पैसा कमाना, समाज को लेकर नहीं चला जाता है इसके अंदर। अर्थव्यवस्था रिच पर्सन के अंडर होती है, प्राइवेट सेक्टर का अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल होता है। एडवांटेज ये है कि प्रॉपर लीडरशिप होगी, डिसएडवांटेज ये है कि भेदभाव होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एम क्या होता है? अगर किसी देश में ऐसी अर्थव्यवस्था है तो उसका एम होता है कि समाज को लेकर चला जाता है, समाज को महत्व दिया जाता है, पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, समाज को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट के अंडर होती है, मतलब दोस्तों गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। जब किसी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ऐसी अर्थव्यवस्था के कुछ फायदे भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज ये है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर समाज को लेकर चला जाएगा, हर तत्वे को यहां पर बढ़ने का मौका दिया जाता है, तो यहां पर भेदभाव नहीं देखा जाता है। डिसएडवांटेज इसका यह है कि यहां पर प्रॉपर लीडरशिप नहीं देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, हर तत्वे को लेकर चलना है, तो लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ऐसी इकोनॉमी में, ऐसी अर्थव्यवस्था में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्लियर हुआ। इसका एम क्या होता है? समाज को ऊपर लेके चलना, पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। एडवांटेज क्या है इसके? भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ में। और डिसएडवांटेज क्या है इसके? कि प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगी। तो आपको समझ में आया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्लियर हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में चलती है? देखिए, चाइना में, क्यूबा में, यहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल होता है? पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का भी, और प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी उद्योगपति, इन सब का कंट्रोल अगर किसी इकोनॉमी पर है, उस इकोनॉमी, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, निजी उद्योगपति और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब समाज को भी प्रायोरिटी दी जाती है और पैसों को भी दी जाती है, दोनों इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसी इकोनॉमी कहां चलती है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है भारत में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है एसएससी में, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और अक्सर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व हो, बिल्कुल साथ में हो, वही क्या होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है जो मैंने आपको बताया, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये मैं आपको बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट और जो निजी उद्योगपति हैं उनका सह अस्तित्व है, मतलब इनकी जो भागीदारी है वो लगभग बराबर है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसलिए यहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट अंदर चलते हैं और समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था
में 3 क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 3 क्षेत्रों का मतलब कह सकते हैं अपन कि जो अर्थव्यवस्था है ये 3 क्षेत्रों के बदौलत चलती है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 3 क्षेत्रों को इस तरीके से बांटा है, देखिए बताता हूं। पहला आता है हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा आता है अपने पास सेवा क्षेत्र मतलब सर्विसेज। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों का अपना अपना योगदान होता है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो इनके अंदर कौन कौन से व्यवसाय आते हैं वो हम देख लेते हैं कि भैया प्राइमरी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से व्यवसाय आते हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसके अंदर वो व्यवसाय आएंगे जो नेचुरल सोर्सेस से जुड़े हो, जैसे कैसे? कृषि हुआ, मछली पालन हुआ, पशुपालन हुआ, और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना। ये सारे जो व्यवसाय हैं ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर में वो व्यवसाय आएंगे जो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उद्योग आ गए इसके अंदर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीय क्षेत्र में क्या आ गए? उद्योग आ गए, निर्माण कार्य आ गए। ठीक है, कपड़ा उद्योग आ गया, और खनिज उद्योग आ गए। ये सब जो चीजें आती है ये व्यवसाय सारे किसके अंदर आते हैं? द्वितीय क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो ये अपना रोल प्ले करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। तीसरा आता है अपने पास सेवा क्षेत्र। इस सेवा क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? देखिए, परिवहन मतलब ये सेवा क्षेत्र है, मतलब सर्विसेज है, परिवहन। उसके बाद आता है अपने पास संचार, उसके बाद आता है अपने पास बैंक। ये जो आते हैं ये सब आते हैं सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों का अपना अपना योगदान होता है भारत की अर्थव्यवस्था में। समझ में आया आपको? तो भारत की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विसेज में, सेवा क्षेत्र में। प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना। ये सारे जो व्यवसाय आते हैं ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है प्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब उद्योग, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, ये सब आते हैं अपने काय में सेकेंडरी सेक्टर में। और सेवा क्षेत्र में आते हैं अपने परिवहन, संचार और बैंक, ये आते हैं अपने तीसरे सेवा क्षेत्र में। तो इनका योगदान होता है भारत की अर्थव्यवस्था में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा था। ठीक है, पर समय समय के साथ में क्या हुआ, आज की कंडीशन बात करते हैं तो जो सेवा क्षेत्र है इस सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की इकोनॉमी में ज्यादा हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे शिफ्ट करता जा रहा है भारत। और दोस्तों, सेवा क्षेत्र का योगदान जो है भारत की अर्थव्यवस्था में वो अब ज्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बता दिए आपको। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या होता है इनको हम समझते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, सपोज करते हैं कि ये कोई एक कंट्री है। ठीक है, ये कंट्री अपने आप में इतनी सक्षम है, इतनी रिच है कि ना तो इसको बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, ना तो कोई चीज एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, ना तो निर्यात हो रहा है ना तो आयात हो रहा है। तो दोस्तों, जब ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर निर्यात और आयात नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी वाली कंट्री की बात करें तो एग्जैक्टली में 100% ऐसी तो कोई कंट्री नहीं है, बट ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर जो आयात और निर्यात होता है वो बहुत ही माइनर होता है, जैसे नॉर्वे हुआ, ब्राजील हुआ। ये जो कंट्री हैं इन कंट्रीज में लगभग बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी पाई जाती है यहां पर लगभग लगभग। तो क्लियर दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझिए। जब डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में मर्जर हो जाना
एकीकरण हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फ्री मूवमेंट होता है। किसका? गुड्स का, वस्तुओं का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का और कैपिटल का। वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया? भारत में 1951 से लेकर 1991 तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था। 1991 में क्या हुआ? भारत की जो इकोनॉमी थी, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी को मर्ज कर दिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया। इस मर्जर के बाद में 1991 से लेकर 2002 तक की जो भारत की विकास दर थी वो बढ़ गई थी। तो 1951 से लेकर 1991 तक जो भारत की विकास दर थी वो कितनी थी? 4% थी। और 1991 से लेकर 2002 तक के आंकड़े देखे जाए तो भारत की जो विकास दर है वो 5.5% रही। तो मतलब एकीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत की विकास दर जो है वो बढ़ी है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ में आया होगा? डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में एकीकरण, मर्जर हो जाना। और भारत में 1991 में ये मर्जर हो गया था, इसकी वजह से भारत की विकास दर जो है वो बढ़ी है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक। अब दोस्तों हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मानव विकास सूचकांक के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूं होता क्या है वो। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया है? UNDP ने बनाया है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इसने इस इंडेक्स को बनाया है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अब मानव विकास सूचकांक जो है, ये इंडेक्स जो है, ये करता क्या है? ये इंडेक्स हमको बताता है कि कोई देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है और कितना अविकसित है। ये इंडेक्स हमको बताता है। तो ये इंडेक्स जो होता है वो क्या करता है? विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, मतलब जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी उन्नति हुई है, इन सब चीजों की उन्नति को देखते हुए वो क्या करता है? हर एक देश को रैंक प्रदान करता है। और इस रैंक के अकॉर्डिंग भारत जो पहले था वो 130वीं रैंक थी, बट अभी लेटेस्ट 2017 मार्च की बात करें तो एक स्थान पिसल कर भारत 131वीं रैंक पर आ गया है। तो आपको समझ में आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? मानव विकास सूचकांक एक ऐसा इंडेक्स है, एक ऐसा सूचकांक है जो कि बताता है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में किसी देश ने कितनी उन्नति करी है। तो समझ में आया अच्छे से आपको? चलिए आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। फ्रेंड्स, अब हम 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं ये। अल्प विकसित देशों में गरीबी का कारण और भारत में निर्धनता का आकलन कैसे होता है। तो देखिए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण यह है कि उस देश में जो लोग हैं उनकी आय में काफी डिफरेंस होता है, मतलब असमानता होती है। यही उनकी गरीबी का मुख्य कारण है। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, मतलब उसकी आय बहुत ज्यादा है, और कोई व्यक्ति जो है वो बहुत कम कमा रहा है। इस वजह से गरीबी वहां पर पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं, किसी परिवार द्वारा कितना कंजम्पशन किया जा रहा है, कितना उपभोग व्यय किया जा रहा है, उसके आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। समझ में आया आपको? मतलब कितना वो परिवार कितना कंजम्पशन कर रहा है, कितना उपभोग व्यय कर रहा है, उसके आधार पर भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर। जो मैंने बताया है आपको, अगर वो आपने ध्यान से समझा होगा तो आप टेस्ट बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने इंक्लूड करे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम टेस्ट की ओर चलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आंसर लगेगा बी आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का सहअस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है।
तो उसका होता है न तो निर्यात होगा न ही आयात होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का अर्थ है, देखिए क्या है उसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का, मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में मर्जर, मतलब एकीकरण, तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसने बनाया था? वो बनाया था यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो क्या करता है, किसी देश ने स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा में कितनी उन्नति करी है उसके हिसाब से रैंक देता है। तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शैक्षणिक उपलब्धि, ये तीनों पॉइंट हमारे कवर हो रहे हैं। बचा कौन सा? सामाजिक असमानता, ये इसका हिस्सा नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या लगेगा? डी आंसर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? आय में असमानता होना, मैंने आपको बताया था। भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हमने अच्छे से समझा, साथ ही साथ हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक, और टेस्ट के आपने सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।